जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। अभी मेरे भाई एसएससी ने सीधा एमटीएस 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और एक ऐसी भर्ती के बारे में घोषणा कर दी है जो 10वीं पास वाले लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। मतलब आप सोचिए कि आप सिर्फ 10वीं पास हैं और आप भारत सरकार में 35,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए तक वाली नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला है? ये आसान है कि मुश्किल है, अब तो ये नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आपको पता चल पाएगा। इसके लिए आपको संपूर्ण जानकारी जाननी पड़ेगी। लेकिन हां, अगर आप कार्यरत हैं, अगर आप मेरे भाई काबिल हैं यहां पर, तो आपके लिए बहुत एक सुनहरा मौका मिल जाता है। बहुत ही एक छोटी सी डिग्री के आधार पर एक बहुत बड़ा पद का मिलना। ठीक है, तो आइए मेरे भाई यहां पर शुरुआत करते हैं एमटीएस 2025 के संपूर्ण जानकारी के वीडियो में। इस वीडियो में हम यहां पर ये सारी बातों को कवर करने वाले हैं कि इस बार जो एमटीएस का पेपर होगा उसमें वैकेंसी कितनी होगी, कौन कौन से महत्वपूर्ण वो डेट होंगे जिसके ऊपर में यहाँ फॉर्म फिल करने का डेट है, करेक्शन करने का डेट है, और ये सारी बातें, पेपर कब होगा, ये सारी बातें हम लोग भी डिस्कस करेंगे। फॉर्म भरने की जो फीस है वो हमारी यहाँ पर कितनी होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, कितनी डिग्री होगी, कौन कौन सी डिग्री मान्य है, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज, कौन से स्कूल की मान्य है, ये सारी बातें हम इसमें बात करेंगे। एज लिमिट यहाँ पर है जो अलग अलग पदों के लिए, तो एक्चुअल डेट क्या माना जा रहा है कि उस पर एज लिमिट को काउंट किया जाए। इसके अलावा फॉर्म भरने का एग्जैक्ट प्रोसेस हमारा क्या होने वाला है, ठीक है, ओटीआर, आधार ऑथेंटिफिकेशन और तमाम तरह की बातों के ऊपर में हम इसमें चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में रिजर्वेशन वालों को यहाँ पर कितना फायदा मिलेगा, इनको एज में कितने का फायदा मिलता है और मार्क्स में कितने का फायदा मिलता है, हम उसके ऊपर में भी बात करेंगे। साथ में एग्जामिनेशन का स्कीम क्या होगा, ठीक है, एक बार में पेपर होता है, 2 बार में होता है, कट ऑफ कितनी जाती है, इसके बाद में कौन से पेपर के नंबर जुड़ते हैं, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो ऐसे तमाम तरह के सारे डाउट हम यहाँ पर इस वाले भाग में क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन भी इसी के साथ में अटैच होगा जिसमें बाकी सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। साथ में अगर आप इस सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कितना पढ़ना पड़ेगा और कौन कौन से टॉपिक कहां से पढ़ने पड़ेंगे, इसके बारे में हम इसमें सारी बातें करेंगे। एक पद इसका ऐसा है जिसको हवलदार के नाम से जाना जाता है और उसके लिए एक फिजिकल का टेस्ट होता है। तो उस फिजिकल के टेस्ट में भगाया जाएगा, दौड़ाया जाएगा, कूदाया जाएगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप है, क्या है भी कि नहीं है, उसके बारे में हम यहाँ पर इसमें बात करेंगे। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण की है, जो सपना तुम 35 से 40,000 की नौकरी का देख रहे हो, तो इसके लिए तुमको नंबर कितना लाना पड़ेगा, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आओ चलो मेरे भाई यहाँ पर इस संपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक बातों को बारी बारी से हम लोग यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो एसएससी एमटीएस, असल में शुरुआत एसएससी में 10वीं लेवल पर अगर होती है तो वो एमटीएस और जीडी है, 12वीं लेवल पर होती है तो आपका सीएचएसएल है, और ग्रेजुएशन लेवल पर होती है तो सीपीयू हो जाता है और सीजल हो जाता है। सिलेक्शन पोस्ट एक ऐसा है जो मेरे भाई सबका है, वो नीतीश कुमार है, हम सबके हैं। हम 10वीं में भी भर्ती देते हैं, 12वीं में भी देते हैं और ग्रेजुएशन में भी देते हैं, तो ऐसे मान करके चलिए वो सबके हैं। अब एमटीएस का काम क्या है और थोड़ा इसका फुल फॉर्म जान ले तो ये मल्टीटास्किंग स्टाफ हो जाता है, जिसकी पोस्टिंग पूरे भारत में लगभग हर जगह पर होती है। और जितना यहां पर कम डिग्री पर इसमें भर्ती ये निकलती है, आप ये मान करके चलो इसमें कंपटीशन भी उतना ज्यादा है। ये एक ऐसी नौकरी है जिसने अच्छे अच्छे लोगों को मेरे भाई यहां पर सही बना दिया। बोलोगे कैसे बात कर रहे हो गुरुजी? अरे भाई 2023 में मेरा एक स्टूडेंट था जिसका ऑल इंडिया रैंक 13 था। आप उसका इंटरव्यू देखना, भाई साहब एमटीएस में साउथ में वो लड़का पोस्टेड था और एमटीएस में उसकी हजारों की संख्या में रैंक थी, लेकिन जब उसी ने सीजीएल का पेपर दिया ऑल इंडिया रैंक 13 आया। आप पीछे की बात छोड़ो, आप इस बार का 2024 का रिजल्ट देख लो। इस बार जो ऑल इंडिया रैंक 10 स्टूडेंट है सीजीएल 2024 में, वो एमटीएस में हवलदार के पद पर तैनात था और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में था, और एमटीएस से सीधा सीजीएल में ऑल इंडिया रैंक 10 आता है। सोचा है यहां पर क्यों? क्योंकि मेरे भाई एमटीएस में सारा का सारा जो खेल होता है वो इंग्लिश और जीएस का होता है, उसी के आधार पर कट ऑफ बनती है। तो लोगों को ये पता है कि भैया मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इनमें हम स्कोर कितना भी कर ले यूज नहीं आना है, तो लोग दबा करके जीएस और इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं। और वैसे केस में उनकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाती है कि सीजीएल में उसी के नाम का वो बम फोड़ देते हैं और बढ़िया निकाल के लेके चले जाते हैं। इसका रिवर्स भी होता है, सीजीएल के अच्छे अच्छे कैंडिडेट जो सीजीएल में बढ़िया नंबर लेकर के आते हैं, एमटीएस में दूर कोसों दूर तक फेंके जाते हैं और सिलेक्शन तक नहीं हो पाता। मतलब अगर एक एक्साइज इंस्पेक्टर हो सकता है एमटीएस का पेपर दे तो उसका सिलेक्शन ना हो, और ये कड़वा है लेकिन सत्य है। सोच लीजिए इस पोस्ट के यहां बारे में, भाई जब 10वीं लेवल का है तो सीजीएल वाला भी भरेगा, सीएचएसएल वाला भी भरेगा, एमटीएस वाला भी भरेगा, तो कंपटीशन तो हाई होगा ना भाई। तो कंपटीशन हाई होगा तो बस ये समझ लो जितना आसान दिख रहा है उतना आसान ये है नहीं, सुनने और कहने में अच्छा लगता है। तो अगर हम बात करें एमटीएस में दो तरह के पद हैं, एक एमटीएस जो कि पूरा डेस्क जॉब है जहां पर आपको ऑफिस में बैठ करके काम करना है, और दूसरा जो कि हवलदार है। एक तरीके से आप ऐसे मान लीजिए कांस्टेबल और होमगार्ड टाइप में, मतलब आपको यूनिफॉर्म मिलेगा और आपको अलग अलग सरकारी कार्यालय में, ऑफिस में आपको पब्लिक डीलिंग नहीं करना है, क्राइम डील नहीं करना है। आपको जैसे कार्यालय है, मान लीजिए कहीं पर
कोई ऑफिस है, तो वहां पर जाकर के मेरे भाई, जैसे सीबीआईएसई और सीबीआई नारकोटिक्स वाले में मैंने कहा ना, ऑल इंडिया रैंक 10 जो आए थे वो नारकोटिक्स से ही थे और उन्होंने इसमें काम किया था नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में। तो इसीलिए सीजीएल में ऑल इंडिया रैंक 10 आने के बाद में भी उन्होंने सब इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स चूज किया, ना कि इनकम टैक्स, ना कि एमईए, ना कुछ। उन्होंने कहा सर मैं डिपार्टमेंट का चप्पा चप्पा जर्रा जर्रा जानता हूं, तो मैं इसी में जाना पसंद करूंगा, मुझे इसमें सुकून लगता है। रात में मुझे ड्यूटी के टाइम पर बहुत अच्छा टाइम मिल जाता था, मैं पढ़ता था। तो ये वाला एक डिपार्टमेंट हो गया। एमटीएस वालों के लिए जो एज ग्रुप है वो 18 से 25 है और इसके लिए जो एज ग्रुप है वो आपका 18 से 27 है। अब अगर हम आगे बात करें यहां पर, तो देखो भर्तियां कितनी है भैया, दो अलग अलग तरह के पद हैं। तो असल में एमटीएस की थोड़ी पिछली की भर्ती मैं दिखाता हूं। 2022 में 11,994, 2023 में लगभग 1,370, 2024 में 6,144 और 25 में इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। तो क्या जीरो है? अरे जीरो होता तो हम जीरो लिखते ना, जीरो नहीं है। असल में यहां पर ये एसएससी ने अपने नोटिस में कहा है कि अभी हम वैकेंसी की गणना कर रहे हैं और जब हमें टोटल मिल जाएगा तो हम तुमको बता देंगे। ये उनको नहीं पता, अभी डिपार्टमेंट लोगों ने उनको भेजा नहीं है। लेकिन जो हवलदार वाला जो कि सीबीआईसी और सीबीएन में है, उसमें यहां पर स्पष्ट रूप से इन्होंने कह दिया जी हमारे पास में इतनी वैकेंसी आई है और स्टार लगा करके ये कह दिया अभी टेंटेटिव है। स्टार लगने का मतलब ये होता है कि वो फाइनल नहीं है, वो बदल सकता है, फ्लक्चुएट कर सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। कई ऐसी वैकेंसी रातों रात खत्म हो जाती है, कई ऐसी वैकेंसीज है मेरे भाई बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमेशा उसको टेंटेटिव शब्द से कहा जाता है, नहीं तो वहां पर वो कमीशन फंस जाएगी, कोर्ट केस हो जाएगा उसके ऊपर में। ठीक है, अब ये जो तुमने सुना है तो इसके बारे में मेरे भाई फॉर्म भरने का डेट यहां पर क्या है, तो फॉर्म का जो डेट है वो तुम्हारा डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 जून से 27 जुलाई तक है, यानी लगभग एक महीना। कारण बताऊं क्यों? 50 लाख के करीब में लोग यहां पर फॉर्म भरते हैं, 50 लाख आप मान करके चलिए, और 50 लाख लोगों का मेरे भाई एग्जामिनेशन लेना और फॉर्म भरवाना ये बच्चे का खेल नहीं है। तो फॉर्म भरने के लिए भी एक महीने का समय देना पड़ेगा और पेपर के समय भी मेरे भाई कम से कम तो 15 से 20 दिन के होंगे, तब जाकर इनका पेपर हो पाएगा, नहीं तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो अंतिम जो दिन है वो आपका 24 जुलाई है। इसीलिए जो आपका 10th का डिग्री हो या फिर आपका जो कास्ट का सर्टिफिकेट हो, वो अंतिम दिन के पहले तक का माना जाता है, या यूं कह लीजिए अंतिम दिन का माना जाता है। उसके बाद में अगर आप लेकर के आते हैं तो अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसके बाद का है तो वो मान्य नहीं है, लेकिन अगर आपका कास्ट का उसके बाद में है तो वो प्रोविजनल पे डाल देते हैं। ओके नॉट ओके उनके हाथ में होता है, और वो सही है तो ओके करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, बस ये मान लो। लेकिन पता चले तुमने 10th ही मेरे भाई इस डेट के बाद किया है तो तुम इस फॉर्म के लायक नहीं हो, फिर उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो 29 जुलाई से 31 जुलाई तक का तगड़ा तुमको समय दिया गया है, इसमें यहां पर तुम जो है मेरे भाई अपना करेक्शन कर पाओगे। जो इसका पेपर होगा वो सितंबर अक्टूबर में होगा। जैसे मैंने कहा ना भाई 50 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, तो देखो एक महीना तक तुम्हारा पेपर चलेगा, एक महीना तक। और अगर फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है तो लीजिए भैया टोल फ्री नंबर हाजिर है, फोन करके संपर्क करके बात करिए और अपनी समस्या का समाधान करवाइए। जैसे कि एसएससी के बाकी सारे पेपर में होता है कि इन कैटेगरीज के बच्चों को 100 रुपए का फॉर्म का फीस देना पड़ता है, और जो महिलाएं होती हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, और बाकी जो एससी एसटी के मेल या फीमेल मतलब समझिए उनके लिए कोई फीस नहीं होता है, निल होता है। ठीक है, एससी एसटी का और एक्स सर्विसमैन का मेल फीमेल कुछ नहीं लगेगा, और किसी भी जनरल कैटेगरी का या किसी भी कैटेगरी का फीमेल का कुछ नहीं लगेगा, बस इतना मान करके चलो। या आसान भाषा में कह ले तो यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इनके लड़कों के मेरे भाई पैसे लगने 100 रुपए। ठीक है, कोई रिफंड रिफंड कुछ नहीं मिलता है। अब इसमें तुमने दो पोस्ट देखे, पहला वाला देखा एमटीएस का और दूसरा देखा हवलदार का। तो एमटीएस डेस्क जॉब है, तो उसमें वो तुमको भगा के क्या करेंगे, दौड़ा के क्या करेंगे, तुम्हारा हाइट चेस्ट नाप करके क्या करेंगे, इसीलिए डेस्क वाली नौकरियों में फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जो हवलदार का पद है वहां पर जरूरत है। क्या पता तुम इंस्पेक्टर के साथ में गए हो, कहीं पर असिस्ट कर रहे हैं, चोर तुमसे तेजी में भाग गया, तो भैया दौड़ना तो आना चाहिए ना, तुम्हारा थोड़ा सा चेस्ट वेस्ट होना चाहिए, थोड़ा एकदम बॉडी बिल्डर टाइप लगो वहां पे। तो इसीलिए जो हवलदार वाला होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसमें दो चीजें होती हैं पेपर के अलावा। एक पीईटी होता है जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं, और एक पीएससी होता है जिसको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं। पीईटी में मेरे भाई यहां पर क्या होता है वो समझो। जो लड़के हैं उनको 1600 मीटर भागना होता है 15 मिनट में, दौड़ना नहीं होता है, ऐसे नॉर्मल चलो वहां पे, ये हंसते खेलते तुम कर लोगे, इसमें टेंशन नहीं है। और जो लड़कियां हैं वो 1 किलोमीटर मेरे भाई यहां पर 20 मिनट में उनको चलना है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो हाइट कितनी चाहिए, तो हाइट हमारा 157.5 सेंटीमीटर जनरल चाहिए, लेकिन जो गुरखा हो गए और बाकी सारे हो गए उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। और महिलाओं में मेरे भाई 152 सेंटीमीटर का चाहिए, इनको भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। जो गुरखा और बाकी कुछ कास्ट हो गए वो नोटिफिकेशन में दिया गया, तुम देख लेना। ठीक है, लड़कों का क्या चाहिए होता है, चेस्ट चाहिए होता है 81 से 86, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, मतलब नॉर्मल इसे है तो सांस फुला करके 86 चाहिए भैया। ठीक है, लेकिन गर्ल्स का कोई चेस्ट नहीं चाहिए होता, लड़कियों को वजन चाहिए होता है 48 किलोग्राम। और यकीन मानो कोई बढ़िया से बढ़िया लड़की है
पढ़ने में तेज है, हाइट भी है, यहां जाकर के अटक जाती है। दिल्ली पुलिस के सीपीओ में वजन में और यहां पर 40 किलोग्राम की बताओ होती हैं। लास्ट में इतना छेना पनीर और तमाम चीजें खा लेंगी, बढ़ भी नहीं करेगा वजन वहां पे। तो ये शुरू से ध्यान रखना है भैया कि 48 किलो जो है लड़कियों का वजन होना ही होना चाहिए, और 48 से थोड़ा ज्यादा रख लेना, पेपर वाले दिन टेंशन में तुम लोग का आधा कम हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ एलिजिबिलिटी की जो बात इन्होंने कही है वो यहां पर क्या कहा है। एलिजिबिलिटी में साफ तौर पर दोहराया गया है कि मेरे फॉर्म भरने के अंतिम वाले दिन के पहले तक तुम्हारा डिग्री आ जाना चाहिए। तब के पहले 10वीं का डिग्री नहीं है तो बाद में लाओगे तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, मन में नहीं करेंगे यहां पर कि तुम जो डिग्री लाए हो सही लाए हो कि नहीं लाए हो। तो ये ध्यान रखो। एज लिमिट की जो हमने बात कही वो हमारा क्या है, कभी यार ये जनवरी मान लेते हैं, कभी अगस्त मान लेते हैं, तो एमटीएस को लेकर के इन्होंने अगस्त माना है, 1 अगस्त 2025। उसमें भी 2 पद थे तुम्हारे, एक एमटीएस का था, एक हवलदार का था। एमटीएस वाली नौकरी के लिए 18 से 25 साल कहा है और हवलदार के लिए 18 से 27 साल कहा है। एमटीएस वाले के लिए बोला है मेरे भाई, हमको पता तुम कंफ्यूजन करोगे, गणित तुम्हारा खराब हो जाएगा, एज के मैटर में यहां पर ये रीजनिंग वाले मास्टर लोग का है, मैथ्स वालों का नहीं तो हम बढ़िया कर देते तुम्हारा। ठीक है, तो इसमें एज कब से कब रहे, तो इन्होंने ये भी दे दिया है भैया कि देखो 2 अगस्त 2000 से लेकर के 1 अगस्त 2007 के बीच में तुम्हारा जन्म होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर ये अगर बात करें हवलदार वालों का तो 2 अगस्त 1998 से लेकर के 1 अगस्त 2007 तक होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का बड़ा कंफ्यूजन रहता है मेरे भाई यहां पर कि क्या ये डेट इंक्लूसिव है कि नहीं, मेरा जन्म इसी दिन को हुआ है तो वो मान्य होगा कि नहीं, या मेरा जन्म इस दिन को हुआ है वो मान्य होगा कि नहीं। पिछली वीडियो में हमने बताया था, अगर तुमने मेरी वीडियो देखा है तो कमेंट करके बता देना, तो समझ जाऊंगा मैं, तुम्हारा ही कमेंट में पिन कर दूंगा वहां पे। ठीक है, तो इससे पता भी चल जाएगा ना भैया आप हमारे रेगुलर यूजर हैं, आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर, आप हमारे रेगुलर व्यूअर है कि नहीं है। ठीक है, इतनी मेहनत हम रात के 12-12 बजे जग करके बताइए नोटिफिकेशन बना रहे हैं और आप हमें रेगुलरली नहीं देख रहे, तो दिक्कत है ना। अभी सब्सक्राइब को बटन टीप दीजिए, समझ गए आगे बात, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे की बात होती है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अभी कर लीजिए कि उसके बाद बैक टू बैक वीडियो आएगी जिसमें हम स्ट्रेटजी के बारे में और बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे, तुरंत सब्सक्राइब करिए। ठीक है, रिलैक्सेशन की बात करें तो जैसे मानो जो पीछे आपको हमने यहां पर दिखाया, ठीक है, 18 से 25 और ये आमतौर पर नॉर्मली इतना एज है, लेकिन अगर किसी के पास उसके कास्ट का रिजर्वेशन है तो भैया मौज है। एससी एसटी वालों को हर बार की तरह 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी वालों को 3 साल का, और बाकी जो अदर हो गए मेरे भाई यहां पर इतना, यानी अगर 25 साल के है तो एससी एसटी उसमें 30 साल तक अप्लाई कर सकता है, ओबीसी वाला उसमें 28 साल तक अप्लाई कर सकता है, और हवलदार में भी वैसे ही तुम इसको जोड़ लो। ठीक है, इसके बाद कुछ हम महत्वपूर्ण जानकारी खोज के चुन के यहाँ पर लिख के तुम लोगों के लिए लेके आए हैं, ये भी बहुत जरूरी है। इसको तुम स्किप मारते हो तो इसको मत स्किप मारना, तो ढंग से पढ़ना कि भैया रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट कृपया ध्यान दें यहाँ पे। और क्या बात हमने कहा है समझ लीजिए, आप जिस जाति का सर्टिफिकेट बनवा करके घूम रहे हैं पहले उसके बारे में थोड़ी जानकारी जान लीजिए। उसमें कौन है, ओबीसी और एससी एसटी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले। जनरल वालों को तो टेंशन ही नहीं है भैया, नो रिजर्वेशन नो टेंशन। अब ईडब्ल्यूएस वालों के बारे में और इनके बारे में क्या कहा गया जरा समझिए। सबसे पहले एसएससी ये कहती है कि भैया देखो कई ऐसे कास्ट हैं, जैसे जाटों को देख लो, दिल्ली में आरक्षण है लेकिन केंद्र सरकार की नौकरी में नहीं है, दिल्ली पुलिस वाली भर्ती में मिल जाता है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की बाकी नौकरियों में नहीं मिलता। तो यहां पर ऐसे ही अलग अलग राज्य में कई ऐसे कास्ट हैं जिनको राज्य का दर्जा मिला है, राज्य से रिजर्वेशन मिला है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में काउंटेड नहीं होते हैं। तो एसएससी कहती है हम करवाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर, हमको तुम्हारे राज्य से मतलब नहीं है। तो जो फॉर्मेट हम तुमको देंगे उस फॉर्मेट के आधार पर तुम्हारा सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उस फॉर्मेट को तुम्हें ढूंढना ना पड़े, तो उसके लिए भी हमने काम आसान कर दिया है। एससी एसटी वालों का कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए ये उन्होंने अपने पेज नंबर 74-75 में बता दिया है। ईडब्ल्यूएस वालों का कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए इसके लिए उन्होंने पेज नंबर 77 में बता दिया है। ओबीसी वालों का कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए इसके लिए पेज नंबर 76 पे बता दिया है। तो अपने अपने जाति के अनुसार इस पृष्ठ संख्या में जा करके अपना फॉर्मेट देख ले और उसी के आधार में बनवाएं ताकि आप इसका पूर्ण लाभ उठा पाए। अच्छा, कुछ अगर ज्यादा हीरो बनेंगे, यहां पर ओबीसी है और अभी ओबीसी भर देंगे और एंड में अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए और सोचेंगे अरे ठीक है जनरल के हिसाब से हमको सिलेक्शन दे दो, भगा देगा वहीं पे जाकर के, बोलेगा हर चरण पर तुम यहाँ ओबीसी का लाभ उठा के लेके आओ, बोलते हो कि हमको जनरल बना दो, कैसे पॉसिबल है, कैंडिडेचर रद्द कर देगा वहां। तो इसीलिए अगर नहीं है मेरे भाई तो ओबीसी मत भरना फिर, और अगर ओबीसी भरा तो चाहे कुछ भी हो जाए, आसमान जमीन खोदना पड़ जाए, डॉक्यूमेंट बनवा करके लेकर के जाना, तब तुम्हारा फायदा होगा, नहीं तो मेरे भाई नहीं होगा, ये मान करके चलो। अब उसके बाद और भाई मेरे भाई यहां पर थोड़ा ध्यान दे दो, यदि तुम ओबीसी कैटेगरी से हो तो वही बात है, तुमको अपना सर्टिफिकेट बनवाना तो है, ठीक है। कुछ लोग इसमें रिलैक्स हो जाते हैं, अरे हमारा बना हुआ है, कब बना हुआ है, जब हम 6ठी क्लास में थे तभी बनवा लिए थे, नहीं चलेगा भाई।
3 साल से पुराना नहीं चलता ओबीसी वालों का, इस बात को तुमको ध्यान में रख करके चलना है। तो इसीलिए साफ तौर पर कहा है कि पहला तो तुम्हारा सर्टिफिकेट इस डेट के पहले का होना चाहिए और बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, सिर्फ 3 साल का होना चाहिए। SC ST वालों का लाइफ टाइम होता है, तो ये टेंशन फ्री हो जाते हैं, हमको नहीं बनवाना। 2 लोग टेंशन में होते हैं, ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले। ओबीसी वाले का 3 साल पुराना ना, और ईडब्ल्यूएस वाले को बड़ा टेंशन है भाई, इनको 24-25 वाले साल का चाहिए होता है। यहाँ पर देख लो, ये पढ़ा गया है कि इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो वित्तीय वर्ष इतना के आधार पर आपके पास इतना का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो इनको हर बार बनवाना पड़ता है। क्या पता मेरे भाई कोई मिडिल क्लास इंसान हो और अचानक से लॉटरी लगी हो और बहुत ज्यादा कमा करके आगे बढ़ गया हो, तो अब उसको थोड़ी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में डालोगे। तो इसीलिए इनका जो है आय बदलते रहता है, तो इनका सर्टिफिकेट ऊपर नीचे होता रहेगा। तो यहाँ पर इनके लिए थोड़ी टेंशन है। SC ST वाला चाहे लाख रुपया कमाए चाहे 10 लाख रुपया कमाए, फर्क नहीं पड़ता। SC ST में है रिजर्वेशन मिलेगा और लाइफ टाइम मिलेगा। ठीक है, अब अगर आगे हम यहाँ पर बात करें तो भाई यहाँ क्या कहा गया रिजर्वेशन के बारे में, देख लो, बहुत तरीके से यही बात कहा गया है कि फॉर्म भरने के अंतिम डेट के पहले का तुम बनवा लेना। अगर किसी कारणवश तुम नहीं बनवा पाते हो तो ऐसा नहीं है कि हम तुमको रिजेक्ट कर देंगे, बड़े प्यार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तुमको बुलाएंगे और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। ठीक लगा तो ओके कर देंगे, नहीं लगा तो प्रोविजनल पे डाल देंगे, नोट ओके करके भगा देंगे। तो ये हमारी कहानी है, बट फिर भी कोशिश करना पहले का बन जाए तो ठीक है। अब जैसे कई लोग होते हैं भाई, अप्लाई करते हैं, लंबी कतारें होती हैं, 20 दिन में नहीं बन करके आ पाता है, तो ऐसा थोड़ी है कि उनको नौकरी का लाभ नहीं मिलेगा, मिलेगा, ठीक है, बट वो होल्ड पे थोड़े हो जाएंगे। अब फॉर्म भरने के पहले समझ लो, जैसे तुम किसी स्कूल में जाते हो, एडमिशन करवाते हो, उसके बाद में तुम्हारा महीने का फीस लगता है। याद करो नर्सरी में क्या हुआ था, याद करो पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में जब तुम गए थे, एडमिशन चार्ज देना पड़ता है, तब उसके बाद में उस स्कूल में दाखिला होता है, और तब उसके बाद में हर महीने का तुम्हारा एक फीस लगता है। वैसे ही SSC ने कहा है, तुम हमारा कोई भी फॉर्म अगर भरना चाहते हो, पहले हमारे यहाँ एडमिशन करवाओ, मतलब OTR करवाओ, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, सिर्फ एक बार इसको करवा लो। उसके बाद में मेरी जितनी भी भर्तियां निकलेंगे, चाहे वो MTS होगा, CHSL होगा, CGL होगा, बार बार OTR करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खाली मेरे भाई यहाँ पर इसी आधार से हम 70% डेटा तुम्हारा खींच लेंगे। तुमको नाम नहीं टाइप करना पड़ेगा, फादर्स नेम टाइप नहीं करना पड़ेगा, हम OTR से ही उठा करके फॉर्म में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि भैया वो थोड़ी बदलेगा, पापा का नाम बदल जाएगा, बताओ, एड्रेस तो बदल सकता है, तुम्हारा नाम बदल जाएगा, क्वालिफिकेशंस बदल जाएंगे, नहीं। तो उसमें इतना लंबा लंबा जो फॉर्म भरने में बच्चों का टाइम वेस्ट होता था, वो नहीं होगा। 70% डेटा खींच करके आ जाएगा, जो थोड़ी बहुत चेंजेस होगी वो तुम भर करके अपना आगे बढ़ जाओगे। तो OTR कर लेना जो पहली बार है। अच्छा, SSC के भी 2 वेबसाइट हैं, एक ssc.nic.in, भूल जाओ, इसको याद नहीं रखना है, NIC वाला याद नहीं रखना है, ssc.gov.in इसको याद रखना है, ये नई वेबसाइट है, इसी पर जाकर के OTR करना। OTR करने को लेकर के मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, YouTube पर सर्च करोगे SSC OTR बाई आदित्य रंजन सर, फटाक देना वीडियो आएगा, देख लेना, स्टेप बाय स्टेप हमने बता रखा है। OTR करने के साथ साथ आधार का एक ऑथेंटिफिकेशन भी होता है, जिसको अगर तुम करा लेते हो तो तुम्हें हर कदम पर फायदा मिलेगा। मतलब मानो अगर तुम्हारा फोटो के दम पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो जिसने आधार करवा रखा है उसको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जिसने नहीं कराया उसको एकदम रिजेक्ट हो जाएगा, बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। सेंटर पर भी अगर तुम्हारे फोटो को लेकर के उनको डाउट हो जाता है और आधार से ऑथेंटिकेट कर रखे हो, तो पेपर देने देंगे, लेकिन अगर नहीं किया तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, ये ध्यान रखो, ठीक है। इसके अलावा पहले फॉर्म भरते वक्त में लोगों के पास में ऑप्शन आते थे, अंगूठा अपलोड करिए, सिग्नेचर अपलोड करिए, फोटो अपलोड करिए। तो लोग यहाँ पर बड़े कंजूस थे। लोग का मतलब कौन? तुम लोग। यहाँ पे हमको पता है 100 रुपए का फोटो खिंचवाने के लिए भी तुम्हारे जेब में एकदम ऐसा लगेगा कितना कड़क हो गया मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या करते थे, बाबा आदम जमाने का जो फोटो होता था उसको वो डाल देते थे। अब जब सेंटर पे जाएंगे, एग्जामिनर मिलाएगा, फोटो शक्ल देखेगा, मिल भी नहीं करेगा वहां, तो भगा देता था। फिर वहां तुम प्रोटेस्ट करने पहुंच जाओगे। तो इसका उपाय एसएससी ने निकाला कि भैया हम लाइव फोटो लेंगे, ठीक है, तुमको फोटो अपलोड नहीं करना है, बस यहाँ कैमरा हम ऑन कर देंगे, तुम जिस चीज से फॉर्म भर रहे हो वहां तुम्हारे कैमरा के सामने खड़ा हो जाना। तो इसमें सलमान खान मत बनना मेरे भाई, यहाँ पर एकदम सीधे रहना है। अगर पीछे बहुत डार्क बैकग्राउंड है, जैसे देखो पीपीटी ब्लैक है तो शर्ट कैसा है, व्हाइट है, और अगर ये व्हाइट होता तो मैं डार्क पहनता, एकदम ऐसे रहना। चाहे जीवन भर चश्मा पहने, फोटोग्राफी में चश्मा मत पहनना, हटा देना। कान दिखने चाहिए, आंख दिखना चाहिए प्रॉपर वे में, एकदम यहाँ पर गले तक का फोटो लेना। इधर उधर मेरे भाई फोटो लोगे तो रिजेक्ट मार दिए जाओगे, ये ध्यान रखना। तो ये लाइव फोटोग्राफी के ये इतने सारे इंस्ट्रक्शन है जो हमने तुम्हें सरल भाषा में समझा दिया। इसके बाद यहाँ पर जो है फोटो तो जाहिर सी बात है अपना ही लेना है भाई, किसी और का थोड़ी तुमको लेना है, नहीं तो रिजेक्ट मार देंगे यहाँ पे। सिग्नेचर जो है वो तो लाइव नहीं ले सकते, तो उसको अपलोड करवाएंगे तुमसे। उसके बारे में बता रखा है कि 10 से 20 KB के बीच में लेना होगा, तो ये तुम कर लेना वहां पे, ठीक है। अब आ जाते हैं भैया पेपर के बारे में। सारी कहानी जानने के बाद, सारी रामायण सुनने के बाद में अब आ जाता है मेन मुद्दा कि भैया पढ़ना क्या है।
पढ़ना कौन कौन सा सब्जेक्ट है। भाई एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो 4 सब्जेक्ट को अपना मूल मंत्र मार लो, ये 4 पिलर हैं। जैसे डेमोक्रेसी के 4 पिलर है तो ये तुम्हारे सक्सेस के 4 पिलर हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। जहां पर मैथ और रीजनिंग का एक अपना संगम है और इंग्लिश और जीएस का एक अपना संगम है। पता नहीं एसएससी वालों को क्या लगा, हमेशा इनको एक साथ एक सेशन 1 में रख देते हैं और इनको सेशन 2 में रख देते हैं। कुछ टाइम पहले यहां पर क्या होता था कि चारों के आधार पर एक कट ऑफ बनता था। एसएससी वालों को दिक्कत होगी, हम मैथ्स वालों से बताओ, तो उन्होंने यहां पर क्या किया कि नहीं, इसमें और इसमें बच्चा पूरा नंबर लेकर के आता है, मजा नहीं आ रहा। तो ये बोलते हैं कि ठीक है, देखो हम 20 सवाल 25 मतलब मैथ और रीजनिंग के तो पहले इन लोगों ने सवाल कम किए, 20 सवाल, हर एक सवाल 3 नंबर का। और वहीं पर इंग्लिश और जीएस के इन्होंने 25 सवाल कर दिए, उसमें भी इनका पेट नहीं भरा। तो यहां पर इन्होंने मेरे भाई क्या कर दिया, बोला हम इसको क्वालिफाइंग बना देंगे, हम इसका नंबर देवे नहीं करेंगे तुमको, लेकिन क्वालिफाइंग का मतलब क्या, तुमको पेपर नहीं देना भैया, इसमें यहां पर 30% लेकर के नंबर आना होता है यूआर वालों को, और ओबीसी को थोड़ा उससे कम, वो दिया भी गया है। यानी अगर तुम्हारा 60 120 नंबर का पेपर है तो जनरल वालों को कम से कम 36 नंबर लेकर के आना होगा। और अगर तुम इसको क्वालिफाई नहीं करोगे तो तुम्हारा ये वाला पेपर ही चेक नहीं होगा, स्कोर कार्ड ही नहीं आएगा। ये साफ उन्होंने नोटिफिकेशन में कहा है। तो ये जो पेपर सेशन 1 होता है, इस पर मेरिट नहीं बनती है भाई मेरे, लेकिन इसको सिर्फ क्वालिफाई करने का नेचर होता है। और इन 40 सवालों के लिए तुमको बढ़िया 45 मिनट ये लोग देते हैं कि लीजिए भैया ऑनलाइन मोड में पेपर करवा रहे हैं, 45 मिनट दे रहे हैं, आप अटेम्प्ट कर लीजिए। जब ये तुम 45 मिनट जैसे खत्म होता है उसके बाद में ये वाला पेपर खुल जाता है। इनके 25 क्वेश्चन होते हैं और 45 मिनट का पूरा वक्त दिया जाता है। ठीक है, मेरिट जो बनता है इसी 150 नंबर पर बनता है, इसलिए कट ऑफ देखना जो अलग अलग राज्यों की आती है वो इस 150 नंबर पर आती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसमें 1 नंबर तुम्हारे कट जाएंगे अगर बाबू तुम ज्यादा यहां पर जो है तुक्का मारने का और जय माता दी करने का कोशिश किए तो। अब बात आती है 4 विषय की, तो ये 4 विषय मेरे भाई यहां पर कैसे होगा, ठीक है, क्या इसका सिलेबस है। तो शुरुआत करते हैं इंग्लिश से, कदर तो इसी की है और इज्जत इसी की है मेरे भाई। तो इंग्लिश में यहां पर ये तुम्हारा सिलेबस है जो एसएससी ने दिया है, और जीएस में तुम्हारा ये सिलेबस है जिसके बारे में उन्होंने व्याख्या की है। इसका मेरे भाई रामबाण इलाज हमने तुम्हें बता दिया, शिवास्त्र। अगर तुम्हारे पास में शिवास्त्र है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा बढ़िया बाहर नहीं आएगा, मैं तुम्हें इस बात का दावा करता हूं। शर्त है कि तुम्हें शिवास्त्र का जर्रा जर्रा याद होना चाहिए। शिवास्त्र क्या है कमेंट बॉक्स में बता दो, चलो मान जाएंगे, ठीक है। आ जाओ, रीजनिंग के बारे में आपके रीजनिंग गुरु बेहतर हैं, प्रशांत सर आपके इंग्लिश को संभाल ही रहे हैं। तो 45 दिन 45 मैराथन जो यूट्यूब पर आपके टीचर्स करा रहे हैं, अगर आप उसको फॉलो कर लोगे तो ये हो जाएगा रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें मैथ्स का, तो मैथ्स का देखो मेरे भाई सिलेबस अपरंपार है। बेशक इन्होंने मेरे भाई यहां पर क्वालिफाइंग ही बना दिया है इसको, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए भी तो काम करना पड़ेगा ना भाई। और एमटीएस वाले बच्चे क्या जीवन भर एमटीएस ही देते हैं भैया, यही वाले लोग तो जाकर के सीजीएल में रैंक फोड़ रहे हैं। और वहां पर आइए हमारे दरबार में, फिर हम बताएंगे क्या चीज है। वहां मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है, और रोल है तो पढ़ना पड़ेगा। तो मैथ्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और इग्नोर नहीं कर सकते तो इसीलिए मैथ्स के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ में। आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए, 45 डेज 45 मैराथन है हमारा, क्रैश के कोर्स के फॉर्मेट में कंप्लीट करना है तो। लेकिन अगर आप जड़ से गणित को सीखना चाहते हैं और अंत तक सीखना चाहते हैं, एमटीएस से लेके सीजीएल मेंस तक का सीखना चाहते हैं, तो आपको मेरे भाई जुड़ना पड़ेगा हमारे रिकॉर्डेड बैच या फिर लाइव बैच में, ठीक है। अगर आपके पास में साल भर का समय है तो हमारे लाइव बैच में जुड़िए, और अगर आपके पास कम समय है, 2 महीना 3 महीना 4 महीना, अपने हिसाब से अपने सिलेबस को खत्म करना चाहते हैं, तो हमारे रिकॉर्डेड बैच में आइए, दिल खोल करके स्वागत है। वैलिडिटी आपको हम लाइफ टाइम देंगे, और उसके बाद में 300 से 400 वीडियोस आपको मिलेंगी, हर एक चैप्टर का आपको शीट मिलेगा, हर एक चैप्टर के नोट्स मिलेंगे जहां पर आपकी समय की बचत होगी, हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस करने का टेस्ट भी यहीं पर देगा, ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े। वन एंड ओनली सॉल्यूशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। और कोई समस्या हो तो आपके यहां पर ये जो टीम है ये हाजिर है, सुबह के 9 से लेकर रात के 11 तक इस नंबर पर फोन करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। गणित की तैयारी आगे से, अभी ठहरो जरा, तुम्हारा यहां पर वीडियो खत्म नहीं होता, अभी बहुत सारी बातें हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी जान लो, जैसे हमने यहां पर बता दिया कि जो हवलदार वाले हैं उनको पीटी और पीएसटी का अलग से देना पड़ेगा, लेकिन एमटीएस वालों को देने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा पेपर है, बाकी एसएससी के पेपर 2 भाषा में होते हैं, इंग्लिश या हिंदी, लेकिन ये जो पेपर है ये इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ 13 रीजनल लैंग्वेजेस में भी होता है। ये पहला पेपर है भाई, यहां पर आप देखो आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, क्योंकि इसमें स्टेट वाइज यहां पर कट ऑफ निकलता है, अलग अलग राज्य का अलग अलग मेरे भाई यहां पर कट ऑफ निकल रहा होता है। अच्छा, पीटी और पीएसटी के नंबर नहीं आते, वो खाली क्वालिफाइंग होता है, इसमें कोई कंप्यूटर का टेस्ट नहीं होता है, कोई टाइपिंग भी नहीं होता है, ये भी तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि यहां पर कोई टाइपिंग वपिंग हो जाए, ठीक है। बाकी सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेशन 2 में ये है, ये हमने बता ही दिया है।
बाकी सारी चीजें तो मेरे भाई है। हाँ, ये एक चीज और है जो इस बार एसएससी ने चेंज लिया है। पहली बात, यहां पर हवलदार के लिए जो फिजिकल वाले लोगों को बुलाएगी वो 1:7 में बुलाएगी। मतलब जितनी वैकेंसी है उसका 7 गुना। 1000 वैकेंसी है तो 7000 लोगों को। मैं रीजन बता देता हूं क्यों। एसएससी ने अब यह तय किया है कि अब वो मेरे भाई वेटिंग लिस्ट जारी करेगी, और वेटिंग लिस्ट का उन्होंने स्ट्रक्चर बना दिया है। उन्होंने ये कहा है, जब तुम फॉर्म पढ़ोगे ना नोटिफिकेशन, तो उन्होंने ये कहा है वहां पर कि देखो इसको सीजल में अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने ऐसा कहा नहीं है, मतलब उनकी बात है कि देखो जिसमें सिमिलर तरह के पोस्ट होते हैं उसमें वेटिंग लिस्ट अप्लाई करना आसान है, जिसमें सिमिलर नहीं होते हैं वहां बड़ा कठिन है। तो एमटीएस में क्या है, दो तरह के मेरे भाई पद हैं, एक एमटीएस का है और एक हवलदार का है। ठीक है, मानो यहां पर बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हैं, नौकरी पक्की हो जाती है, तुरंत सीजल का रिजल्ट आता है, छोड़ के भाग जाएगा, तो यहां वैकेंसी खाली रह जाती है, सरकार को नुकसान होता है, लोगों की जरूरत होती है कि वो अपने डिपार्टमेंट में काम करवा पाए, और चिंदी भर लोग जाते हैं और वो भी सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, तो इससे सरकार का हर बार नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने वेटिंग लिस्ट लाने का बहुत हमारे प्रेशर देने के बाद में हम लोग चेयरमैन से मिले, बात की, हमने प्रोटेस्ट की, तो उन्होंने कहा ठीक है हम वेटिंग लिस्ट लेकर के आएंगे। तो यहां पर अप्लाई वो एमटीएस से करने वाले हैं। इसके लिए सरकार की अप्रूवल की जरूरत है, तो उन्होंने पीएमओ भेज दिया, वहां से अप्रूवल जैसे आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो आपका यहां पर हो जाएगा। तो इसमें एमटीएस वालों का क्या होगा, जैसे मानो 1000 बच्चों को ले लिया, टॉप के 1000 बच्चों को, उसमें से 100 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो एक और लिस्ट निकालेंगे और उसमें और थोड़ा कट ऑफ को नीचे करेंगे और बाकी 100 बच्चों को वो ले लेंगे। उसी तरीके से हवलदार में 7 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों का फिजिकल क्वालिफाई होगा। तो मानो कुछ बच्चे अगर नहीं करेंगे तो जो फिजिकल क्वालिफाई करके बैठे होंगे और कम मार्क्स के कारण जो सेलेक्ट नहीं हो पाए होंगे, फिर सेकंड लिस्ट ला करके उसको जारी करके उसको एंट्री दे दिया जाएगा। तो एक बढ़िया यहां पर पहल है, बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको राजी कर दे, इस पे हाँ मंजूरी भर दे तो ये ओके है इसके साथ में। तो ओवरऑल अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मेरे भाई 4 हो जाता है। पहला जो आपका टीयर 1 होता है पेपर सीबी हो जाता है, यहीं पर एमटीएस वालों का काम खत्म, हवलदार वालों का एक स्टेप और आगे। इसके बाद में उनका पीईटी पीएसटी होता है, फिर दोनों के लिए कॉमन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होती है और लास्ट में यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर ला देते जाता है और आपकी नौकरी हो जाती है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर मिठाई लाके हमारे स्टूडियो में पहुंचते हैं और मुंह मीठा हमारा करवाते हैं, हमें पता है। ठीक है, तो ये होता है। अब ये जो मेरे भाई पूरा 35 से 40 हजार का जो तुम्हारा सैलरी है, ठीक है, जो ये सैलरी वाली नौकरी है, इसके लिए कट ऑफ कितनी जाती है? बोलोगे 35 से 40 हजार, आप क्यों कह रहे हैं फिक्स बताइए? फिक्स इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि यहां पर सिटी अलग अलग है। महंगा शहर में ज्यादा सैलरी और सस्ता शहर में कम सैलरी, XYZ के हिसाब से सैलरी के डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होते हैं, इसीलिए इसकी सैलरी का रेंज 35,000 से 40,000 तक जाता है आपका। ठीक है, अगर हम इसमें मेरे भाई यहां पर बात करें तो थोड़े कट ऑफ के बारे में समझो। जैसे मैंने कुछ राज्य उठाए हैं, सारे उठाना बड़ा मुश्किल सा था। तो बिहार के बारे में अगर आप देखोगे तो बिहार में 18 से 25 मेरे भाई इस एज के लिए यूआर की कट ऑफ 137 गई है। मतलब यहां पर कहीं ना कहीं 150 नंबर में आपको इतने नंबर लेकर के आने हैं, और ये 150 नंबर आपका मैथ और रीजनिंग वाला नहीं है, इंग्लिश और जीएस वाला है। जहां पर जीएस में लोग पूरा स्कोर तो छोड़ो, मतलब उसके 70-80% भी स्कोर कर ले तो वो भी बड़ी बात है, लेकिन उसके बाद भी आपका कट ऑफ इतना गया है। और वहीं दूसरा वाला जो कैटेगरी 28 से 27 वाला है उसमें यहां पर इतना गया है, ये यूआर का है। फिर उसके बाद में ये ईडब्ल्यूएस का हो गया आपका 136, फिर ओबीसी का 136, फिर एससी का मतलब 130 यहां पे। ऐसे ही अगर आप देखोगे यूपी में मेरे भाई 18 से 25 वालों का 131 का कट ऑफ है और 18 से 27 वालों का मेरे भाई यहां पर इतना कट ऑफ है। ऐसे ही आपके मेरे भाई सारे के सारे राज्य, जहां चंडीगढ़ में आप देखो एक बार कितना बूम मार रहा है, 145 तक का भी मेरे भाई यहां पर कट ऑफ गया है। तो एमटीएस असल में लोगों को जितना आसान दिखता है ना भाई, ये उतना होता नहीं है, मैं आपको ये बात बता रहा हूं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर के आता है। आप अलग अलग राज्य का देखो, आप हरियाणा का देखो, यहां पर 18 से 25 वालों का कट ऑफ 138 है, ईडब्ल्यूएस वालों का 133 है, ओबीसी वालों का 133 है। ऐसे ही आपका एमपी, ऐसे ही आपका राजस्थान, ऐसे ही आपका बंगाल है। बढ़िया बच्चे स्कोर मारते हैं इसमें, आप देख सकते हैं साफ तौर पर। तो ये साफ तौर पर नोट भी है कि ऊपर दिया गया विवरण एमटीएस पद के लिए, हवलदार पद के लिए नहीं है, इसमें हवलदार का इंक्लूडेड नहीं है, ये आपका एमटीएस का है यहाँ पे। अब अगर हम बात करें तो ये सैलरी को मत देखना, इसको मैंने बता ही दिया तुम्हें यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। अब बाकी मेरे भाई तैयारी की रही बात, तो देखिए अगर आप एमटीएस की तैयारी करना चाहते हैं और आपके पास में ऑलरेडी मेरे भाई सारे बढ़िया तरीके से क्लासेस चल रही हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए किताबें चाहिए, तो गणित का मेरे भाई रामबाण सॉल्यूशन आपका एसएससी मैथ है, रीजनिंग के लिए आपका रीजनिंग गुरु है, इंग्लिश के लिए रामबाण वाली किताब है, और जीएस के लिए सबसे बढ़िया सुपर डुपर अभी सबसे ज्यादा बच्चों के अंदर में जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो है आपका शिवास्त्र। आप एक बार फ्लिपकार्ट उठा करके इसका रिव्यू देखना, भीड़ के पीछे मत जाना, नाम के पीछे मत जाना, बच्चों के कमेंट के पीछे जाना, कंटेंट के पीछे जाना, और वो कंटेंट तुम्हें शिवास्त्र में मिलता है। जीएस की इकलौती ऐसी किताब है जो 3 in 1 है।
तुम्हारे 3 अलग अलग किताबें लेने की जरूरत नहीं है कि थ्योरी के लिए अलग खरीदेंगे, वन लाइनर के लिए अलग खरीदेंगे, टीसीएस के क्वेश्चन के लिए अलग। ये अकेली किताब 3 in 1 है जिसके अंदर में तीनों चीज दी गई है और मात्र 300 से 350 के रेट में मिल जाएगा। अलग अलग रेट फ्लक्चुएट करता है, कभी 330, कभी 340, कभी 350। तो आराम से फ्लिपकार्ट या अमेजन से तुम इसे मंगा करके अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हो। इसके बाहर का कंटेंट नहीं है। अगर सोच लो कोई क्वेश्चन आ रहा है ना और मेरे भाई यहां पर अगर इसमें नहीं है तो फिर वो किसी में भी नहीं होगा, ये मैं तुमसे दावे से कहता हूं। इस लेवल का इसके अंदर में कंटेंट है। बाकी जो भी है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नई वीडियोस, नई नोटिफिकेशन सब कुछ यहीं पर मिलेगा तुम्हें। एकमात्र आपका अपना चैनल आदित्य रंजन टॉक्स, यहीं पर सारी की सारी जो है जानकारी आपको मिलेंगे। और बाकी आपका मेरे भाई काफी सारे हम लोग क्विज भी कराते हैं, नोट्स भी देते हैं बच्चों को, तो वो हमारे ये 2 टेलीग्राम है, इनको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी फास्टेस्ट नोटिफिकेशन आएगा आपको यहां पर यहीं पर मिलेगा। बाकी इसके अलावा कोई जानकारी आपकी रह गई हो अधूरी, कोई बात आपको जाननी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, हम उसको भी एड्रेस करेंगे। मिलेंगे जनाब अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।